हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट, और वही कॉन्सेप्ट जो हम माइक्रो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर वी कवर्ड व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा कि स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स का प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस में क्या क्या मीनिंग होता है, सारी चीज़ें वी हैव कवर्ड इन डिटेल। अभी हमको पढ़ना है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो आज का वीडियो है इट इज़ अबाउट स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो अब हम सारी ही चीज़ें स्टैट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि उसका मीनिंग पढ़ लिया, उसका स्कोप पढ़ेंगे, फिर आगे उसकी और सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। स्कोप की जब हम बात करते हैं, स्टैट्स का स्कोप जो होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? सबसे पहला तो आपका आता है नेचर, यानी कि स्टैट्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर। और लास्ट में जाके आता है आपका लिमिटेशंस। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स का स्कोप। 3 चीज़ें याद रखनी है, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। क्या क्या है स्कोप में? नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। एक बार और बोलो, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस, राइट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है स्कोप के अंदर। अब हम इन तीनों को ही एक एक करके समझेंगे। पहले हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि स्टैट्स का नेचर क्या है। अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो लिखोगे। फिर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसका लिखोगे। फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसका लिखोगे। पर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड करनी है, व्हाट, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। एक एक करके हम तीनों ही चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो देखो, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके नेचर को हम सिर्फ एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं नेचर की, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस एज वेल। ये आपका क्या है? स्टैट्स का नेचर है, सिर्फ एक लाइन में जो डिफाइन होता है। क्या कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये आर्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये साइंस है। आर्ट, पहले तो साइंस समझ लेते हैं। साइंस क्यों बोलते हैं? देखो, साइंस आपको पता है, आपने 10th तक तो साइंस सबने पढ़ा होता है, ठीक है। 10th तक सबने पढ़ा होता है साइंस, तो सबको पता है कि साइंस में हम क्या पढ़ते हैं। हम न्यूमेरिकल डेटा पढ़ते हैं, हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस में यही सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं। और हम स्टैट्स में क्या पढ़ते हैं? स्टैट्स में भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, हमारे पास फिगर्स होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो ये स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आपका साइंस है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये आर्ट है। आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, मतलब हमने जो डेटा मान लो कलेक्ट किया भी, तो वो डेटा किसके बेस पर होता है, किस चीज़ के ऊपर होता है? कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है। आर्ट में क्या होता है? आर्ट्स में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में भी जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे ही तो होता है ना। जैसे आप मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ले लो, तो वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। आप पॉपुलेशन के ऊपर डेटा ले लो, तो वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि मतलब आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे कैसे कॉज हो रहा है, तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से ये आर्ट भी है। तो इसीलिए क्या हुआ कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टिपेट, ही सेड कि स्टैटिस्टिक्स दोनों है, इट इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस एज वेल। साइंस क्यों है? क्योंकि वही मैंने बताया कि फैक्ट्स पर या फिगर्स पर या ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, और इसमें न्यूमेरिकल डेटा की हम स्टडी करते हैं। साथ ही साथ ये आर्ट भी है,
क्यों? क्योंकि वो जिस न्यूमेरिकल डेटा की हम स्टडी कर रहे हैं वो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए ये दोनों कहलाता है। तो आपसे नेचर पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि स्टैटिस्टिक्स इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, दोनों है, ठीक है। और दोनों क्यों है इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ। अब जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की, देखो नेचर में इतना ही था, नेचर अपना कंप्लीट डन। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि दो तरह का स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, ठीक है। दो तरह का स्टैटिस्टिक्स कैसा? एक तो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दो तरह के आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल। नाम याद रहेंगे। पहले तो हमने स्कोप पढ़ा, स्कोप में हमने क्या पढ़ा, तीन तरह का, आप तीन तरीके से क्लासीफाई करके स्कोप पढ़ोगे, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। नेचर में साइंस एंड आर्ट, और आपका सब्जेक्ट मैटर में डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल, ओके, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल। अब इन दोनों को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड आया है ना, ये जो दोनों वर्ड्स है ना, वर्ड्स का मीनिंग समझो, या फिर आप पता है कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना उसका लिटरल मीनिंग समझा करो, क्योंकि वो चीज़ उसी से रिलेटेड होती है। तो डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आया है? डिस्क्राइब करने से। आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब हाउ दिस प्रोसेस इज़ डन, डिस्क्राइब हाउ दिस इज़ डन। तो यानी कि आपको विस्तार में करना है काम, डिस्क्राइब करना है, राइट, एक्सप्लेन। एंड इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल वर्ड कहाँ से आया है? इन्फेरेंस से। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस क्या होता है? कंक्लूजन ड्रॉ करना, इन्फेरेंस ड्रॉ करना। जैसे कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी चीज़ है, तो आप उससे इन्फेरेंस ड्रॉ करो कि आप इससे क्या समझ रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, आप इससे कंक्लूजन ड्रॉ करो, आप में क्या समझ पैदा हो रही है, ये होता है। तो इसी तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों का भी मतलब ऐसे ही रिलेटेड है, ये समझ लो। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ डिस्क्रिप्टिव, ओके। अब जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। कल मैंने 5 स्टेप्स बताए थे, अगर आपको याद हो, कल यानी कि लास्ट वीडियो में जब हमने स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। क्या क्या थे वो? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो उसमें से 3 स्टेप्स कौन कौन से? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। इन तीनों के जो भी आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है, मेथड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, एक बार और समझो, इसी फॉर्म में समझो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इट रेफर्स या फिर इट इम्प्लाइज all those methods which are used in collection, presentation and analysis of डेटा, या फिर न्यूमेरिकल डेटा, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समझ आया? यानी कि डिस्क्राइब करना, मैंने बताया था ना, तो हम उन सारे ही मेथड्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। कौन से मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं किस में? किसी भी न्यूमेरिकल डेटा के कलेक्शन करने में बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रेजेंटेशन करने में बहुत सारे मेथड्स हैं, और एनालिसिस में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उन सभी की स्टडी को, उन सभी मेथड्स को कलेक्टिवली हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंस ड्रॉ करना, मैंने बताया था ना, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, पूरे दिन घर पे खेलते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, बाहर भी जाते हो कोचिंग तो मतलब घूम घाम के आ जाते हो। तो हमारे मम्मी पापा यूजुअली क्या करते हैं, जब वो हमको ऐसे देखते हैं कि हम कुछ
मतलब काम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक इन्फेरेंस निकाल लेते हैं कि तू तो ना आगे जाके फ़ेल होगा, या फिर तू तो आगे जाके फ़ेल होगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, 12वीं में 60% आ जाएंगे। यानी कि उन्होंने हमारी कुछ एक्टिविटीज़ नोटिस करके, कुछ चीज़ें देख करके, ऐसा तो नहीं है अभी हम 12th में आ गए, अभी तो पूरी 11th पढ़ी है, अभी पूरा 12th पढ़ा है, 2 साल है, पर उन्होंने 2 साल के एंड की कहानी, जो रिज़ल्ट है उसका हमको नतीजा बता दिया। किस बेसिस पर? एक हमारी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। भले ही मैं, क्या हो सकता है मैं 12th में जाके सीरियस हो जाऊँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, पर नहीं, उन्होंने अभी का देख करके, कुछ चीज़ों को एनालाइज करके, उन चीज़ों पर अपना ऑब्जर्वेशन दे करके क्या कर दिया, कुछ इन्फेरेंस ड्रॉ कर दिया, कुछ कंक्लूजन निकाल दिया कि मैं तो फेल होंगी। ये होता है इन्फेरेंस। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? हम जो भी इन्फेरेंस निकालते हैं, यानी कि जो भी कंक्लूजन निकालते हैं, वो किस बेसिस पर निकालते हैं? कुछ सैम्पल लेकर के, कुछ थोड़ा सा सैम्पल लेकर के। और सैम्पल कहाँ से लेंगे? पूरे एक यूनिवर्स में से, या फिर पूरे पॉपुलेशन में से। ठीक है, ये देखो कुछ टर्म्स हैं, यूनिवर्स, पॉपुलेशन और सैम्पल। अगर अभी आप समझ जाते हो इस थ्योरी तो अच्छी बात है, नो वरीज। बट इसके बाद वाले चैप्टर में, आई गेस सेकंड या थर्ड चैप्टर में, आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा माथापच्ची मत करो। अगर कोई चीज़ अभी समझ नहीं आती है तो अभी मत समझा करो, उसको बाद के लिए छोड़ दो, जिससे कि वो आप डिटेल में समझ सको। और जब आप तब पढ़ोगे आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी, राइट। तो अभी मैं समझा देती हूँ, नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यूनिवर्स, 3 टर्म्स होते हैं। यूनिवर्स को ही हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ये एक टर्म है आपका। और एक टर्म होता है सैम्पल। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, मान लो मुझे क्या करना है, 30 बच्चे हैं मेरी क्लास में, उन 30 बच्चों के मुझे क्या करने हैं? एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो एक एवरेज निकालना सबको आता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि या तो मैं सबके अलग अलग 30 बच्चों के मार्क्स को ऐड करके डिवाइड करूं 30 से। एक तो मेरे पास ये मेथड है। दूसरा मेथड मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं सोचूं कि यार इतनी माथापच्ची क्यों करनी है, 30 से पूछो उनके मार्क्स, है ना, इतना माथापच्ची करो, इतना कैलकुलेशन करो। मैं क्या करूँगी, 5 बच्चे ले लिए मैंने गिनती के, 5, 6, 2, 3, 4, जितने आपकी मर्ज़ी है। यानी कि आपने क्या किया, थोड़ा सा सैम्पल ले लिया और उनके जितने मार्क्स हैं उनके साथ आपने थोड़ा मतलब कोई कैलकुलेशन करके, मान लो एवरेज मार्क्स आपके आए 8, तो आपने एक 5-6 बच्चों को आपने कैलकुलेशन किया, पूरे 30 बच्चों का तो नहीं किया, 25 बच्चे तो रह ही गए 30 में से, 5 का आपने कैलकुलेट किया। तो उस बेसिस पे आपने जनरलाइज़ कर दिया कि सबके ही मार्क्स इतने आए होंगे। एक तो ये था कि आप अलग अलग से पूछो, और एक था कि आप कुछ बच्चों से पूछ करके बस जनरलाइज़ कर दो, राइट। ये होता है आपका सेंसस मेथड, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। ठीक है, सेंसस नहीं, सॉरी, सैम्पल मेथड। तो सैम्पल क्या है, जो मैंने थोड़े से बच्चे ले लिए थे, 5-6 बच्चे। और यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है, सारे बच्चे। यानी कि हम हमेशा क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हमेशा नहीं, जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा यूनिवर्स यानी कि पूरी पॉपुलेशन जो भी है, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये कंट्री की पॉपुलेशन नहीं, मतलब जितना भी आपका लोग हैं, जहाँ भी आपको स्टडी करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो यूनिवर्स है, उसमें से आप क्या करते हो, सैम्पल निकाल लेते हो, राइट। ये हम करते हैं किस में, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। यानी कि हम पूरे यूनिवर्स या पूरे पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैम्पल लेकर के कुछ इन्फेरेंस ड्रॉ कर देते हैं। मान लो जैसे कि आप क्या करने गए हो, एक बहुत सही एग्जांपल, आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे डेफिनेटली याद रहेगा, यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैम्पल। अब आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, क्या आपका वो पूरी बॉडी का खून निकालता है? बिल्कुल नहीं। वो जो पूरी बॉडी का खून है ना, वो आपका यूनिवर्स है, वो आपका पॉपुलेशन है, पर उसमें से वो छोटा सा सैंपल ले लेता है। वो कहते हैं ना, हम सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सैंपल ले लेता है और उसी बेसिस पे आपको सारे टेस्ट का जो भी रिजल्ट है वो बता देता है कि भाई इतना थायराइड है, आपको इतना कोलेस्ट्रॉल है, आपका इतना ये ब्लड ग्रुप है, सारी चीज़ें बता देता है। तो वो पूरी बॉडी का खून तो नहीं दे रहा, पूरी बॉडी का खून है यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन
राइट, जिसमें से आप थोड़ा सा सैम्पल ले लेते हो। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, जो भी सैम्पल है। और सैम्पल कहाँ से आता है, सैम्पल रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। समझ आ गया। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। और इन्फेरेंशियल होता है ये आपका, समझ आया, सिंपल था आपका। नेचर और सब्जेक्ट मैटर, नेचर हमने पढ़ लिया। नेचर में आपका क्या था, स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है, एक साइंस है। और सब्जेक्ट मैटर में दो चीज़ें थी, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ ली हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मूविंग टू द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हियर वी हैव 7 पॉइंट्स जो कि हमको बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कमियां हैं। देखो वैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, लाइक हर चीज़ में ये यूज़ होता है, हमको और ज़्यादा एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन देता है। आप न्यूमेरिकली अगर आपको किसी चीज़ को एनालाइज करना है, समझना है, तो आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बाकायदा समझ सकते हो। बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस जो कि हमको बताती हैं कि हर फील्ड में या हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं हो सकता है। क्या क्या वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सारे पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, उसके बाद एक एक करके समझना। और साथ ही साथ ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर किसी चीज़ की लिमिटेशंस होती है ना, वो कहाँ से आती हैं, वो आती हैं उसी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो हमने ऑलरेडी इसके फीचर्स पढ़े हैं, पिछले वीडियो में अपन ने फीचर्स पढ़े थे किसके, स्टैटिस्टिक्स के, प्लूरल सेंस में जो पढ़ा था। तो वहीं से देखो इसके सारे लिमिटेशंस आएंगे, तो मैं वो भी आपको रिलेट कराती चलूँगी जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहले हम सारे रीड कर लेते हैं। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, study of aggregates only, homogeneity of data is very essential, results are true only on an average, results might be wrong without reference, right, can be used only by experts and it is prone to misuse। ठीक है, अब इसके क्या क्या एक एक पॉइंट्स हम समझते हैं। सबसे पहला, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ये हमने किस में पढ़ा है भाई, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर अब ये इसका एक लिमिटेशन बन गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम इसको सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें क्वालिटेटिव डेटा नहीं यूज़ कर सकते। आप एक बार को ये मेजर कर सकते हो कि आपके अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं, पर क्या आप उन सभी लोगों की ऑनेस्टी मेजर कर सकते हो, नहीं। आप ये मेजर कर सकते हो कि आपके मैथ्स में नहीं, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं, पर क्या आप ये मेजर कर सकते हो कि आप मतलब इंटेलिजेंट कितना हो, या फिर आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना ऑनेस्ट है, कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन कितना पुअर है। मतलब ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। तो यही इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है, जहाँ पर ये इसका एक फीचर था कि न्यूमेरिकल चीज़ों को, न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करने में हेल्प करता है। यहीं पर ये इसका एक लिमिटेशन बन गया कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को आपका वो करता है, स्टडी करता है, क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। फीचर्स में हमने ये भी पढ़ा था कि ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि सब कुछ मिला करके, सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी नहीं करता। पर यहीं ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है कि ये सिर्फ एग्रीगेट्स की ही स्टडी करता है, ये इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं करता। जैसे कि अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो या फिर मुझे छोड़ो, आपके मान लो मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, यू हैव स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पर है, ये स्टैट्स में नहीं आएगा। पर मैं बोलूँ कि द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास 11th स्टूडेंट्स इन मैथ्स इज़ 45। तो यहाँ पे एग्रीगेट लिया हमने, बहुत सारे बच्चों को लिया, उनके सबके मार्क्स लिए मैथ्स के, फिर हमने एवरेज निकाला, तब जाके हमको स्टैट्स मतलब एक न्यूमेरिकल डेटा मिला, तो वो आपका एग्रीगेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एग्रीगेट्स की ही स्टडी करता है, ये इसका लिमिटेशन है। आपने जो बताया कि आपने 30 नंबर लाए हैं आप, तो वो आपका स्टैट्स में नहीं आएगा, ये इसका एक लिमिटेशन है।
तीसरा हो जाता है होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज़ एसेंशियल। ये भी हमने पढ़ा था फीचर में। क्या पढ़ा था हमने? पॉइंट आपको याद हो तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जिसमें मैंने बताया था कि अगर मैं बोलती हूँ मेरी हाइट और मेरी फ्रेंड है जो उसका वेट, मेरी हाइट मेरी फ्रेंड के वेट से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर मेरी हाइट है 5'2", मान लो मेरी हाइट है 5'2" और मेरी फ्रेंड का वेट है 40 kg। अगर ये स्टेटमेंट को देखूं तो ये स्टेटमेंट एक स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके टर्म्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मेरी हाइट और उसके वेट में काय का रिलेशन है भाई? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे होमोजेनिटी एक बहुत एसेंशियल आपका कंपोनेंट बन जाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, होमोजेनिटी होनी ही चाहिए। यानी कि मैं अगर अपनी हाइट को कंपेयर कर रही हूँ तो किसी की हाइट से ही कंपेयर करूँगी, चाहे वो कोई इंसान की हाइट हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग की हाइट हो, किसी की भी हाइट हो। अगर मैं किसी का वेट आपका कंपेयर कर रही हूँ तो किसी भी चीज़ के वेट से ही कंपेयर करूँगी, चाहे मैं किसी इंसान के वेट से कंपेयर करूँ, चाहे किसी भैंस के वेट से कंपेयर करूँ, पर वेट होना चाहिए। तो यानी कि होमोजेनिटी कॉमन टर्म, कॉमन एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो रिजल्ट्स होते हैं ना, कभी कभार रिजल्ट्स क्या होते हैं, सिर्फ एवरेज निकालने पर ही ट्रू माने जाते हैं, असली में वो रिजल्ट्स फॉल्स होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूँ अभी करेंटली हमारी कंट्री की, या फिर हमारी कंट्री को छोड़ो, तुम 5 लोग ले लो, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास कुछ कुछ रुपए हैं, ठीक है। कितने कितने रुपए हैं? एक के पास है 1000, एक के पास है 800, एक के पास है 500, एक के पास है 50 और एक के पास है 400, ठीक है। तुम 5 लोग हो। अब इन पाँचों का मैं एवरेज निकालूं, मतलब मैं बोलूं कि तुम 5 लोगों पर एवरेज, ऑन एन एवरेज हर इंसान पर कितने रुपए हैं। तो हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। एवरेज सबको फॉर्मूला पता होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ, और सबने पढ़ा ही होगा। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सब का सम करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितने नंबर हैं, ठीक है। सम कैसे करेंगे, फटाफट से ऐड कर लो। 100 और 800 1800 और 5 2300 और 4 2700 और ये 2750, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, यानी कि 5 लोग। अब इसको अगर हम निकालें, एवरेज निकालें, तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 5 25 0। इससे ये जो डिजिट आई है 550, जो डेटा आया है, इससे हमें क्या समझ आता है कि ऑन एन एवरेज हर बंदे के पास 550 रुपये हैं, यही तो समझ आता है। पर अगर हम रियलिटी में देखें तो क्या हर किसी के पास 550 रुपये हैं? इसके पास तो भाई बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट दुगने ही हैं, ठीक है। इसके पास 800 हैं, इसके पास 500 हैं, इसके पास 400 हैं, और इसके पास तो भाई बहुत ही कम है, 50 ही रुपये। और हम कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हर बंदे के पास 550 रुपये हैं। तो यानी कि कुछ चीज़ें एवरेज में ठीक होती हैं पर असली में गलत होती हैं। फॉल्स रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं, फॉल्स रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर समझ आया ना ये पॉइंट, कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, एवरेज में ही ट्रू होते हैं, वैसे वो रिजल्ट्स गलत कहलाते हैं। गलत कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये वाला आपको लिमिटेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि रिजल्ट्स माइट बी रॉन्ग विदाउट एनी रेफरेंस। अगर हमारे पास रेफरेंस ना हो तो रिजल्ट्स हमेशा रॉन्ग हो सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल है, देखो हर चीज़ में ना रेफरेंस होना ज़रूरी है, समझ आया। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, एक है पेपर इंडस्ट्री, एक है आपका सोप इंडस्ट्री, ठीक है। उन तीनों का हमको लास्ट 3 ईयर्स का डेटा गिवन है कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि 2019, 2020 और 2021 का, इन 3 साल का। अगर हम इन 3 साल का डेटा देखें तो पेपर सोप को 19 में तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 2000 का और 21 में 3000 का। इसी तरह सोप इंडस्ट्री को 2019 में देखें हम तो 3000 का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 2000 का प्रॉफिट हुआ और 2021 में 1000 का प्रॉफिट हुआ। और अब अगर मैं एवरेज निकालूं इन दोनों का कि ऑन एन एवरेज इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को इन 3 साल में कितने कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालेंगे एवरेज, जस्ट अभी मैंने बताया। पेपर का निकालते हैं पहले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि इन तीनों को ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब 1 2 3 से डिवाइड करना है। तो ऐड करेंगे 6000 हो गया अपॉन 3 यानी कि 2000 आया,
राइट। इसको भी हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 321 यानी कि 6000 अपॉन 3 यानी कि इसका भी 2000 आया। तो अगर हम सिर्फ ये डिजिट देखें ना 2000 तो हम तो ये कहेंगे कि हाँ दोनों को ही क्या हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ऑन एन एवरेज 2000 का प्रॉफिट, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 2000 का प्रॉफिट कमा रही है वो फर्म, दोनों ही, पेपर इंडस्ट्री भी और आपका सोप इंडस्ट्री भी। बट इन रियलिटी, यानी कि हमने अभी रेफरेंस नहीं देखा, अगर हम रेफरेंस देखें, यानी कि रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस देखें तो पेपर इंडस्ट्री तो भाई ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, पहले 1000 फिर 2000 फिर 3000। बट सोप इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है भाई, उसको लॉस हो रहा है, पहले 3000 फिर 2000 फिर 1000, और मान लो आगे जाके और कम भी हो जाए, इसके हिसाब से तो हमको प्रॉफिट बढ़ेगा पर इसके हिसाब से कम होगा। तो रेफरेंस जब हमको पता चला तो रिजल्ट्स गलत माने गए। तो यानी कि रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। रेफरेंस होना स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़रूरी है, छोटे से छोटा रेफरेंस, बड़े से बड़ा रेफरेंस, ठीक है। ये आपको लिमिटेशन भी समझ आ गया होगा, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट आपका है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। सिंपल है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें मेथड्स बहुत हाई फाई होते हैं, कुछ मेथड्स बहुत ज़्यादा हाई फाई होते हैं। इवन आप ये भी देखोगे कि लाइक अभी आप ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में और आगे जो हायर स्टडीज़ होती है ना, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत माथापच्ची, बहुत कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, मतलब बहुत चीज़ में आप कह सकते हो आपको कह लो आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। छोटे मोटे मेथड्स तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, और ये इसका एक वो है, लिमिटेशन है। बाकी अगर हम देखें इकोनॉमिक्स, आपका मैथ्स या फिर कोई भी और चीज़ें, तो वो क्या है, कोई भी यूज़ कर सकता है। मैथ्स तो हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, बस स्टैटिस्टिक्स को हम क्या, मतलब लोग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है प्रोन टू मिसयूज़। जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, सिंपली वो क्या है, मिसयूज़ उसका किया जा सकता है। मान लो आपने डेटा निकाल लिया, आप उसको कहीं और यूज़ कर रहे हो, किसी को कुछ और बता रहे हो, फॉल्स रिजल्ट्स दे रहे हो, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो डेटा आपने निकाला है कलेक्ट करके, एनालाइज करके, उसका मिसयूज़ हो। तो इट इज़ सो हाईली प्रोन टू मिसयूज़, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। ये नेचर हो गया आपका, नेचर में साइंस और आर्ट है, और आपका सब्जेक्ट मैटर में डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल है, और लिमिटेशंस में ये 7 पॉइंट्स हैं। आप चाहो तो ये सबका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव था। सो या डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू लाइक इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।